हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंग्लिश प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बिकॉज ये अभी 17 में 23 में ही हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे सवाल पूछे इस पर। तो यूजुअली हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं वैसे हम लोग आज भी एक 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अप्रोच अभी आ रहा है या फिर क्या टेंडेंसी हो रही है कि कुछ बदल रहा है या वैसे ये सब। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द फ्रॉम द करेक्ट अप्रोप्रिएट। यहां से हमें चूज स्ट्रेटजी दैट मैच द एग्जांपल्स, मतलब ये एग्जांपल दिया गया है, ये किससे मैच होता है वो बताना है। तो आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। तो मतलब एक बच्चा है वो खुद देख रहा है कि मतलब वो खुद फोकस कर रहा है लैंग्वेज पर और वो खुद चेक कर रहा है कि करेक्ट है या नहीं है, सही या गलत है। तो ये एग्जांपल किससे मैच कर रहा है? तो ट्रांसलिंग्वलिज्म से मैच कर रहा है क्या? नहीं। ट्रांसलिंग्वलिज्म मतलब आप एक लैंग्वेज यूज करते करते और भी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते, इसको बोलते हैं ट्रांसलिंग्वलिज्म। मेमोराइजेशन वैसे ही नेगेटिव है, रट्टा मारने का, और रिवीजन का तो कुछ बात ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे हो रहा है सेल्फ मॉनिटरिंग। इसका दूसरा नाम है सेल्फ कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सेल्फ मॉनिटर करना मतलब खुद के हिसाब से ही चेंज करना, जो भी चेंज करना है या फिर अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करना, इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटर करना। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पर क्वेश्चन है। यहाँ बच्चा खुद से ही लर्निंग कर रहा है, मतलब खुद से ही लैंग्वेज को बिल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अब वो यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका? ये सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट इन क्लास सेकंड सिंग अ सॉन्ग हेड एंड शोल्डर knees and toes, they touch the correct part of their body as they sing as they sing song, which method is the teacher using to teach? तो यहाँ पर क्लास सेकंड के बच्चों को टीचर है ना सिंग सॉन्ग मतलब गाना, कोई पोयम है या कोई गाना है, गाने के लिए लगा रहा है। उसके बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब वो जो पोयम है उसका नाम ही क्या है? हेड एंड शोल्डर है, नीज एंड टॉज ये उसका नाम है। और बच्चे जैसा जैसा गा रहे हैं, मतलब जैसा जैसा सिंग कर रहे हैं वैसा वैसा एक्शन भी कर रहे हैं, अपने पैर को टच करेंगे, जो भी करना है। तो जैसा सॉन्ग है वैसा मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसमें हमने देखे थे कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन देगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट वैसे ही एक्टिविटी करेंगे, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में जरूरी नहीं है कि टीचर ने इंस्ट्रक्शन ही देना चाहिए, स्टूडेंट भी क्या करेंगे, जो भी ओरली बोलेंगे या खुद से ही इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही वो खुद मूवमेंट करेंगे या एक्टिविटी करेंगे, इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो आंसर है आपका फोर्थ। स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप टू आंसर द 5 क्वेश्चन अबाउट द वोकेबुलरी फ्रॉम द previous unit, then they exchange a question with another group and try to answer the question. This is example 4। यहाँ पर क्या है, 5 बच्चों का एक ग्रुप है और दूसरा एक 5 बच्चों का ग्रुप है। वो क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जो यूनिट है उनका उस पर वोकेबुलरी पे से कुछ क्वेश्चन आंसर का एक गेम खेल रहे, एक एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो पहले ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो दूसरे को आंसर देना है, और फिर बाद में यही वाला आंसर देंगे और इन्हें क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एक्टिविटी क्या है, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको पीयर असेसमेंट बोलेंगे। यहाँ पर ये खुद ये एक पीयर है और एक ये है, ये एक दूसरे को असेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए पीयर असेस बोलेंगे। सेल्फ असेसमेंट देगा जब इंडिविजुअल बच्चा खुद से, इंडिविजुअल बच्चा या इंडिविजुअल ग्रुप खुद को ही असेस करा तब वो सेल्फ असेसमेंट की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो। बट यहाँ पर 2 ग्रुप बने हैं और ये एक दूसरे को असेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पीयर में असेसमेंट आता है इसका। फीडबैक और रीडिंग असेसमेंट का कोई सवाल नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई लाइक टू इट व्हेन द टीचर गिव मी अ कार्ड। एक बेटा, आई लाइक इट when the teacher give me a card with a word and phrases on it and I have to act it
आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास सो दैट दे गेस्ट वर्ड। यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है, उसे पसंद है कि टीचर उसे जब भी कार्ड देंगे, कार्ड विथ वर्ड एंड फ्रेज, मतलब कार्ड है उस पर कोई ग्राफिक्स है और उस पर फ्रेजेस भी है, मतलब एक कार्ड है, ठीक है, इस पर कुछ इमेज है और उस पर अल्फाज भी लिखे हैं या वर्ड लिखे हैं। अब आई हैव टू एक्ट ऑन आउट फॉर द रेस्ट, मतलब वो क्या कर रहा है, जो कार्ड है वो कार्ड पे जो लिखा है उसके हिसाब से एक्शन कर रहा है और बच्चों के लिए, मतलब बाकी जो बच्चे क्लासरूम में उनके लिए गेस कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, वो एक्शन के जरिए से बच्चों को पहचानना है कि उस कार्ड पे क्या लिखा है। तो ये एक इस तरह की एक्टिविटी है। तो ये क्या है, फाइंड द लर्नर्स कमेंट्स विद द लर्नर्स प्रोफिशिएंसी लिस्टेड प्रेफरेंसेस लिस्टेड बिलो। तो मतलब एक लर्नर के हिसाब से क्या कमिटमेंट है दूसरे लर्नर के लिए, तो कौन सा प्रेफरेंसेस इसको लागू होगा। तो पहला है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम काइनेस्थेटिक इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पर एक बच्चों को बेहतर लर्निंग कब होती है, जब वो काइनेस्थेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। मतलब काइनेस्थेटिक इन्वॉल्व मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मतलब डायरेक्ट वो इन्वॉल्वमेंट है उसका उसमें, तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग करता है या लैंग्वेज समझता है। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट, मैं देखता हूँ तब मुझे अच्छे से समझ में आता, दूसरा रिस्पॉन्स है। तीसरा है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हेयर इट, जब सुनता है तब अच्छे से लैंग्वेज समझता है। और फोर्थ है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज, रट्टा मारता, तो रट्टा अपने आप में नेगेटिव है। तो जब भी देखो ये कोई बच्चा अगर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, आंसर ये रहेगा, अगर कोई एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसको ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रहेगा या फिर ज़्यादा अच्छे से वो लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करेगा या लैंग्वेज सीखेगा। उस हिसाब से आंसर रहेगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 95 नंबर का क्वेश्चन है। असर्शन ए दिया है, ऑल चिल्ड्रन हु इंटर स्कूल आर ऑल स्टूडेंट हु इंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर अकॉर्डिंग टू देयर एज। जब बच्चे स्कूल में एंट्री लेते हैं तब वो कॉम्पिटेंट रहता है लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के उसकी एज के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट बराबर है। जब भी जो भी बच्चा भी एंट्री लेगा स्कूल में तो वो उतना तो एबल रहेगा कि उसकी एज के हिसाब से वो कम्युनिकेट करे या लैंग्वेज को यूज करे, उतनी कॉम्पिटेंसी तो उसमें रहेगी। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा है ड्यू टू द लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ड्यू टू द लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोस्ट्रेट देयर एबिलिटीज। तो मतलब लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से बच्चे क्या करते हैं, अनेबल टू डेमोस्ट्रेट, मतलब उनकी जो लैंग्वेज एबिलिटीज है वो डेमोस्ट्रेट कर नहीं पाते। किस वजह से, क्लास में लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी रहती है इसलिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं लगता। बच्चे अगर एबल है तो ये कोई वजह नहीं है कि वो डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, अगर उसमें लैंग्वेज एबिलिटी है तो डेमोस्ट्रेट कर पाएंगे। डाइवर्सिटी से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, पहला वाला सही है। तो ए इज अ ट्रू एंड बी इज अ फॉल्स, तो आंसर रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक इन डिफरेंट वे टू हिज टीचर। एक मंजीत नाम का बच्चा है, वो क्या करेगा, वो स्पीक अ डिफरेंट वे टू हिज टीचर, मतलब टीचर से अलग वे में बात करेगा, उसके दोस्तों से, उसके फ्रेंड से अलग वे में बात करेगा, एंड ऑल्सो टू 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 2 साल के बच्चे से अलग लहजे में बात करेगा। इट्स मीन्स मंजित नो हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन। तो मंजित को ये पता है कि अलग अलग सिचुएशन में भाषा कैसे इस्तेमाल की जाती, किस लहजे में इस्तेमाल करना है वो उसे पता है। वट इज दिस एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग। तो पहला एक्ट ऑफ स्पीच, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरलिस्ट, सिमेंटिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ अल्फाज, ये मीनिंग ऑफ वर्ड से डील करता, तो यहाँ पर कोई मीनिंग ऑफ वर्ड से डील नहीं कर रहा। प्रैग्मेटिक्स मतलब क्या होता, बच्चा लैंग्वेज सीखने की मैच्योरिटी में आ जाता, मतलब वो मैच्योर हो गया है किसी लैंग्वेज को लेकर, अब वो अलग अलग हालात में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म इसका आंसर रहेगा 4th नंबर का। कोई भी बच्चा अगर किसी लैंग्वेज में प्रैग्मेटिक हो गया, मतलब मैच्योर हो गया, तो वो अलग अलग हालात में अपने हिसाब से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट, मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स से थिंग्स दैट, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं।
Mother notice that her child sometime say things that he she never hear adult or her siblings say. मतलब माँ ने नोटिस की कि एक बच्चा है वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो कभी उसने सुना नहीं होगा, या घर में या आसपास में किसी ने कुछ कभी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे भी अल्फाज वो यूज करने लगा. शी कंफ्यूज एज शी बिलीव दैट द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेशन ऑफ पीपल इन फैमिली एंड नेबर इमीडिएट सराउंडिंग्स. तो उसका ये मानना था कि बच्चे लैंग्वेज तो घर के बड़ों को इमिटेट करके, नकल करके सीखते हैं, या फिर सराउंड्स के जो लोग हैं आसपास के उनके हिसाब से सुनकर सीखते हैं, ऐसा उसका बिलीफ था. बट उसने कुछ ऐसे अल्फाज बच्चे को बोलते हुए देखी जो उसने कभी सुने नहीं होंगे ऐसे अल्फाज. तो वो कंफ्यूज होगी, तो ऐसा क्यों हो रहा. तो हर बिलीफ रिसोनेटेड विथ. तो ये कौन सा बिलीफ को सपोर्ट करता है ये स्टेटमेंट. मतलब कौन से कंडीशन में बच्चे बिना सुने बिना जाने भी कोई अल्फाज अपनी तरफ से भी बोल रहे हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस बोल रहे हैं. तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म में. कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये कि बच्चे अपना नॉलेज और अपनी लैंग्वेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यही बोलती है क्या, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते बच्चे. उसके बाद में अगला सवाल है, द सेट ऑफ स्किल दैट डेवलप बिफोर द चिल्ड्रन बिगिनिंग द फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन टू लेटर एकेडमिक स्किल. मतलब कौन सा सेट ऑफ स्किल पहले से, बिफोर स्कूलिंग मतलब स्कूल में जाने से पहले, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज सीखने से पहले से ही कुछ सेट ऑफ स्किल बच्चा सीख लेता जो उसको स्कूल में और आके एकेडमिक ईयर में बहुत काम में आता. तो वो कौन सी स्किल है या फिर कौन सी सेट ऑफ स्किल है, तो वो है इमर्जेंट लिटरेसी. इमर्जेंट लिटरेसी मतलब का मतलब होता है कि बच्चा स्कूल जाने से पहले स्क्रबलिंग करेगा, या फिर वो ऐसी एक्टिविटी करेगा स्कूल में जाने से पहले जो पढ़ने के लिए की जाती है, लिखने के लिए की जाती है. जैसे बुक्स को उठाएगा, ऊपर नीचे से चेक करेगा, पेज पलटा के पढ़ने की कोशिश करेगा, स्क्रबलिंग करेगा, डिजाइनिंग बनाएगा. तो ये सब अर्ली इमर्जेंट जो उसकी स्टेज रहती है उसमें आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 99 नंबर का क्वेश्चन है. अ ग्रैंडमदर allows to read out story from the books to young children at the home, and in this way expose them to books and new ideas, and the children are actively engaged in this process. एक ग्रैंड दादी है, दादी क्या करेगी, कुछ बुक्स में की स्टोरीज पढ़ेगी, बच्चों के सामने पढ़ेगी और बच्चों को उस स्टोरी से एक्सपोज करने की कोशिश करेंगी, नए नए बुक्स, नए नए आइडिया. तो और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे. मतलब जो स्टोरीज है या जो आइडियाज पे बात हो रही है उसमें बच्चे भी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे. तो ये टेक्निक क्या बोली जाएंगी, तो लाउड रीडिंग तो है नहीं, ये मॉडल रीडिंग भी कुछ नहीं ऐसा, शेयर रीडिंग नहीं है, ये है डायलॉग रीडिंग. यहाँ पर क्या है कि दादी जब स्टोरी पढ़ रही है ना, तो वो यहाँ से इसको एक्सपोज कर रही है आइडिया, नई नई आइडिया और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर रही है, और बच्चे भी स्टोरी को लेकर एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, बायलैटरल कम्युनिकेशन हो रहा, डायलॉग बोले जा रहे, सब चीज़ें की जा रही. तो इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका, फोर्थ. नेक्स्ट, एन अप्रोच टू टीचिंग अ रीडिंग दैट स्टार्ट विद द बेसिक्स एलिमेंट लाइक letters and phonemes, and teach children that phonemes can be combined into word before moving on the reading as whole. मतलब एक अप्रोच है जिसमें पहले बेसिक्स एलिमेंट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे लेटर्स पढ़ाए जा रहे हैं और फोनीम पढ़ाए जा रहे हैं, और बाद में उसको क्या किया जा रहा है, कंबाइन करके वर्ड अल्फाज पढ़ाए जा रहे हैं. तो ये कौन सा अप्रोच है, तो ये आपको सबको मालूम है, बॉटम अप्रोच है ये वाला. यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, फिर वर्ड पढ़ाए जाते हैं, वर्ड फ्रेजेस, और फिर सेंटेंस, और फिर पैराग्राफ. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बॉटम. मतलब बॉटम से शुरुआत की जाती है और ऊपर तक, टॉप तक लेके जाया जाता है. तो इसलिए आंसर ये रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. रीडिंग द फॉलोइंग असर्शन स्टेटमेंट. असर्शन देखते हैं. यूज ऑफ द फोनेटिक स्पेलिंग
यूज ऑफ फोनेटिक स्पेलिंग स्लो डाउन द एबिलिटी टू लर्न स्पेल करेक्टली। मतलब फोनेटिक स्पेलिंग मतलब क्या, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन बच्चों को पे जोर दिया जा रहा, प्रोनाउंसिएशन करने को लगाया जा रहा, यानी बच्चे प्रोनाउंसिएशन पे जोर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। क्या, एबिलिटी टू करेक्ट, मतलब स्पेलिंग करेक्ट लिखने की जो एबिलिटी है वो स्लो डाउन करेगा। मतलब आप बच्चा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक करेगा, तो बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। दूसरा, व्हेन यंग चिल्ड्रन यूज स्पेलिंग दैट दे इन्वॉल्व रेदर देन द कन्वेंशनल स्पेलिंग, इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न स्पेलिंग करेक्टली। यहाँ पर क्या रहता है, बच्चे खुद से ही इनोवेट करके स्पेलिंग सीख रहे, अपने तरफ से खुद से स्पेलिंग सीख रहे, खुद से इनोवेट करके। जैसे कि हम लोग ने बच्चों को आपने सिखाया टफ, तो बच्चा उसके जरिए से रफ, कफ, ऐसे बहुत सारे अल्फाज सीख रहा बच्चा, तो ये खुद से इनोवेट किया उसने। तो क्या ये जो उसका खुद से इनोवेट करने का जो तरीका है, इससे अगर वो स्पेलिंग सीख रहा है, तो क्या ये स्लो डाउन करेगा उसकी जो कन्वेंशनल स्पेलिंग लर्निंग की जो एबिलिटी है वो, तो ये क्यों करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो रीजन मतलब उसका असर्शन तो गलत ही है, रीजन ही बराबर है। तो ए इज अ फॉल्स और बी इज अ ट्रू, तो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मेनी स्टूडेंट ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन दे स्पीक ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, देखो अगर कोई न्यू लैंग्वेज लर्निंग करनी है, सीखनी है, तो जो स्टूडेंट है वो थोड़े डर जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो अलग लैंग्वेज में एक अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, तो वो अक्सर होता है सब बच्चों के साथ। ऐसे हम लोग इंग्लिश के साथ करते हैं बाकी मीडियम वाले। तो इससे ओवरकम होने के लिए कौन सा ऑप्शन है? तो पहला है करेक्टिंग द एरर व्हेनेवर दे हैपन, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। लेटिंग चिल्ड्रन रीड लाउडली, रीडिंग लाउडली कोई मतलब नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस चाहिए उसके अंदर में, उसको इंक्रीज करने के लिए लाउड रीडिंग करने से कुछ होने वाला नहीं। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटी दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। तो बच्चों को गेम वेम खेलने में मजा आता, तो ऐसी एक्टिविटी लो जिससे बच्चे क्या करेंगे, वर्बल इंटरेक्शन करेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आंसर ये वाला ही सही रहने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन। टीचर ऑफ क्लास 3rd इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकेबलरी टू द लर्नर। टीचर क्या करेगा, जो तीसरी क्लास के बच्चे हैं उनके सामने न्यू वोकेबलरी प्रेजेंट करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द वोकेबलरी, तो कौन सा इफेक्टिव वे है ताकि बच्चे वोकेबलरी प्रेजेंट करें, सॉरी ताकि टीचर बच्चों के सामने वोकेबलरी प्रेजेंट करें। इसका ओवरऑल मतलब ये कि तीसरी क्लास के बच्चों को वोकेबलरी बतानी है, सिखानी है, तो कौन सा तरीका अच्छा है? तो पहला है टीचर शुड राइट इट्स मीनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क लेटर टू लर्नर टू इट बाय हार्ट, मतलब रट्टा मारने लगाना है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया, बाय हार्ट रटना नहीं हमें। ठीक है, द टीचर शुड टेल देम एंटोनिम्स वर्ड एंड गिव द मीनिंग ऑफ देयर इन देयर लैंग्वेज, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द टीचर शुड गिव देम कंसाइज डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गया। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन विच इट इज ऑक्योर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको नए नए अल्फाज सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसको जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उसका मतलब समझाना है, यानी कि इसका मतलब है कंटेक्चुअल मतलब उसको समझाना है बच्चों को, और ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ही समझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग इज अ मैटर ऑफ, तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज लर्निंग बोल रहा, लैंग्वेज इक्विजिशन नहीं कर रहा, इक्विजिशन होता तो कुछ और आंसर आ सकता। तो लर्निंग है तो ये मैटर ऑफ स्किल है। हम लोग पहले ही लैंग्वेज की 4 स्किल पढ़ते हैं, तो ये भी मैटर ऑफ स्किल ही है। ठीक है, इक्विजिशन नहीं है क्योंकि लर्निंग की बात हो रही, प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली लैंग्वेज ना एक स्किल, प्रोसेस से ज्यादा एक स्किल है लैंग्वेज का, क्योंकि एक देखो एक राइटिंग स्किल है, आपका स्पीकिंग स्किल है ना, तो बहुत सारे स्किल आ जाते हैं इसमें, तो स्किल इन्वॉल्वमेंट है, प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल पे आ जाता है उसमें। हालांकि लैंग्वेज एक प्रोसेस है, बट आंसर स्किल ही रहना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है मैच द वे ऑफ रीडिंग इन द वर्ड ट्रेड। तो यहाँ पे आपको पेयर मैच करना है। तो ए है और इसको जूम आउट करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, अब इसको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपको लगता है कॉन्फिडेंट लगेगा कि ये वाला ऑप्शन मुझे पता हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको रैंडमली कोई भी देख लेना, ये 4-5 है, इसमें से कोई भी आपको लगेगा कि आपको पता है, तो उसका ऑप्शन ढूंढने का इसमें से और क्रॉस चेक करने का आंसर आ जाएगा। तो हम पहला देखते हैं प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन अब हम मैच करके देखेंगे कि प्रिडिक्शन किससे ऐड हो रहा है। तो पहला देखेंगे, दे डिटरमाइन हाउ राइटर फील बेस्ड ऑन द हाउ दे राइट। तो ये तो प्रिडिक्शन से कुछ लग रहा नहीं, मिलता जुलता। दे यूज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द अनफैमिलियर लेक्सिस। तीसरा है, दे लुक एट हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर, ये लिखने से रिलेटेड है। नोटिस हेडेड और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। फोर्थ नंबर का देखते हैं, दे फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज इन द पीस ऑफ टेक्स्ट, ये भी नहीं लग रहा। 5 नंबर का, दे यूज टाइटल एंड पिक्चर टू गिव देमसेल्फ आइडिया अबाउट व्हाट द नेक्स्ट अबाउट। हाँ, व्हाट द नेक्स्ट अबाउट, तो ये प्रेडिक्शन से रिलेटेड मिली हमें। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पिक्चर आपको टाइटल और पिक्चर दिया जा रहा है और फिर बाद में प्रेडिक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब प्रेडिक्शन किया जाता है। तो इसलिए पहले का क्या रहेगा, 5वां। तो हमको ऑप्शन में ढूंढना है कि फर्स्ट का 5 कौन सा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा आंसर क्या है। तो अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो पहले का 5 ये है, ये गया, सॉरी ये 4 ये गया, पहले का 5 ये 4 ये गया, ये राइट है, ये भी गया, ये भी गया, मतलब आंसर ही आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसा आप आंसर निकाल सकते हैं। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नया पेपर और एक नई कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी इतना ही है। रेगुलर हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे और मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।